नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के अमित सैन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं जो लूसेंट का क्वेश्चन जो इतिहास से है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम फुल लेक्चर देंगे, अच्छे से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा और वीडियो मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं दोस्तों भारत का इतिहास। ठीक है, तो भारत का इतिहास तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। क्या? भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत की संतान कहा गया है। ठीक है, भारत का प्राचीन कबीले का नाम था। ठीक है, प्राचीन भारतीय अपने देश के जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों के द्वीप कहते थे। ठीक है, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। क्या? किस नाम से जोड़ते थे? तो सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, किससे जोड़ते थे? तो सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिससे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। ठीक है, यूनानी इसे इंदे क्या कहते थे? यूनानी लोग इंदे, और अरब इसे हिंद कहने लगे, यानी अरब इसे क्या कहने लगे? हिंद कहने लगे, कहते थे। ठीक है, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा गया। क्वेश्चन पूछ देगा कि मध्यकाल में इसको क्या कहा गया, तो इस देश को क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा गया, कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यह शब्द किससे बना है? फारसी शब्द तो हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के ईदे, ठीक है, यूनानी ईदे के आधार पर इसे अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। क्या कहने लगे? इसको इंडिया। ठीक है, अंग्रेज लोग इसे क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों को क्या कहा? बहुमत कहा है। ठीक है, नोट भारत की जनसंख्या का निर्माण जिस प्रमुख नस्लों के लोग के मिश्रण से जुड़ा है वे इस प्रकार के प्रोटो अल्ट्रालाइट और पैलियो मेडिटेरियन काकेसायड निग्रोयड और मंगोलॉयड है। ठीक है, तो भारत इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। पूछ देगा क्वेश्चन कि भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? तो हो जाएगा इसका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। ठीक है, तो नोट सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार ने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन किया था? तो जर्मन। ठीक है, जर्मन से इतिहासकार क्रिस्टोफ और सेरियस। ठीक है, जो क्रिस्टोफ सेरियस 1638 से 1707 एड को है। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं प्राचीन भारत। ठीक,
प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितना है? तो 4 है। मुख्य रूप से कितना है? 4 है। तो कौन कौन है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो नेक्स्ट के देखते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्रव्यन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंब का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरूप्य मानती है। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। ठीक है, तो वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक है, तो इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। पूछ देगा कि इन वेदों को, 4 वेदों को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। तो ऋग्वेद तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं। इसमें कितने 10 मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और सूक्त कितना है? तो 1028 है। ठीक है, और वाल्मीकित पाठ के 11 सूक्तों के सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो सोम देवता का है। ठीक है, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। पूछ देगा क्वेश्चन कि इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खील। चतुष्वर्ण समाज की संकल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषसूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। किससे? गाय से है। ठीक है, तो देखिएगा नोट। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों में व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है, देखते हैं। ईसा पूर्व एवं ईसा ईसवी। वर्तमान में प्राचीन
ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष में कल्पित वर्ष आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, BC बिफोर द बर्थ ऑफ द जीनियस क्रिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी होती थी। क्या होती थी? ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी होती थी। क्वेश्चन पूछ देगा कि ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती क्या होती थी? तो उल्टी होती थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 883 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह का जन्म 563 ईसा पूर्व, महात्मा बुद्ध का जन्म 483 ईसा पूर्व, तो वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। ठीक है, पूछ देगा कि 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई ईसा मसीह का जन्म तिथि आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षिप्त में लिखा जाता है ईसवी। ठीक है, को लैटिन भाषा शब्द में AD में भी लिखा जाता है। AD यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ द जॉर्ज जीस कैरिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट के देखते हैं। वामा अवतार 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए कितना 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई है। तो प्राचीन इतिहास के साधन नोट है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका है? ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, ऋग्वेद किसको कहा जाता है? स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ऋग्वेद बोला गया, सॉरी। स्वर पाठ के लिए मंत्रों बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अर्धवीक कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें क्या है? बलिदान विधि का वर्णन है। तो देखिएगा, यह एक वेद है जो गद एवं पद दोनों है। पूछ देगा कौन सा गद एवं पद दोनों है, तो कौन सा हो जाएगा? तो यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, सामवेद देखते हैं। सामवेद, साम का अर्थ है शब्द। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, मंत्रों और संकलन है। इसके पाठकर्ता उद्धृत क्या कहता है? उद्धृत कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्धृत कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद तथा आधारित है। इससे 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूछ देगा कि सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यजुर्वेद
यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। यजुर्वेद में सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अर्थवेद। अर्थवेद अर्थात ऋषि द्वारा रचित वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। अर्थवेद कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। क्या कहता है? अर्थवेद जो है कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है, पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्राचीन निधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण, कृषि उत्पन्न, व्यापारिक मार्गों तथा गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्राण गीतों, राजभक्ति, राज चुनाव, बहुत वनस्पति एवं औषधि, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि। ठीक है, विवरण। इसमें कुछ मंत्रों, जादू टोना का भी वर्णन है। जादू टोना का भी वर्णन है। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुरुओं का राजा अर्थवेद में। तथा कुरु देश का समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ठीक है, इसमें सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। शासक शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाएं में बांटा गया है। मध्य दिन और काव्य शुक यजुर्वेद अथवा वाजसेन संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौटिल्य, देखिएगा, मंत्राणी, तैत्तिरीय, कैथुम, राणायनी एवं जैमिनीय या तलवाकार। सामवेद की शाखाएं अर्थवेद शाखाएं सैनिक और पैपलाद है। ठीक है, नोट। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद वाला वेद अर्थवेद है। ठीक है, ब्राह्मण, आर्यण तथा उपनिषद संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आर्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इससे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण एवं वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्या क्या हैं? अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे नीच सारणी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिएगा, वेद ऋग्वेद तो ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय तथा कैशिकी। यजुर्वेद में हो जाएगा तृतीय तथा शतपथ। सामवेद में हो जाएगा पंचविंश।
अर्थवेद में हो जाएगा गोपथ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा क्या कर रहा है। इस ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, ऐत्रेय के राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शपथ में गंधार, शल्य, कैकय, गुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आर्कण्ड में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्त है। उपनिषदों की संख्या 108, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्राह्मण की व्याख्या की गई है। शरीर, ब्राह्मण, आत्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्त्री मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसे जुआ और शराब के भारतीय स्त्री पुरुष का तीसरा मुख्य रूप बताया गया है। ठीक है, स्त्री का तीसरा रूप बताया गया है, मुख्य रूप। शपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। जो शपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। और जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, वेदांग एवं सूत्र। वेदों की भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रचयन किया गया है। स्रोत गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यक्षीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञान करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्ध, आपस्तम्ब, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम बुद्ध धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। क्या? गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है, पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु ब्रह्म एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण संबंधित मौर्य वंश, आंध्र, सातवाहन, गुप्त वंश है।
पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्री तथा क्षुद्र जिसे वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य सहित जातक में बौद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। किससे होता है? पूछ देगा कि जैन धर्म का इतिहास किससे होता है, तो कल्पसूत्र से होता है। ठीक है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीन के साथ उसके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य या विष्णु शर्मा। ठीक है। 15वें अधिकरणों एवं 108 प्रकरणों में विभाजित इसमें से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवाद श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में इतिहास घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा किया गया है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक पूछ देगा। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो राजतरंगिणी, राजाओं की नदी है। ठीक है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? तो कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। अरबों की सिंध विजय या विद्यान चचमा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि। क्या कहा जाता है? पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इसमें मौर्य से पहले इतिहास तथा मध्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट: अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक। अष्टाध्यायी में पहली बार किसका प्रयोग हुआ है? तो लिपि का हुआ है। ठीक है। तो कात्यायन की गांगी साहित्य एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाग्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशियों यात्री से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेशियन, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण
आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने का कारण अविश्वसनीय है। दूसरा, हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, पूछ देगा। हेरोडोटस जो इतिहास के पिता का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारसी ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुतुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, ठीक है। किस पे आधारित है? तो अफवाहों पर। सिकंदर, तीसरा देखिएगा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों का नियाकस, सिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो 5वां देखिएगा, डायमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट के देखते हैं।